दोस्तों, पिता पुत्र, बाप बेटा, एक ऐसा संबंध, एक ऐसा रिश्ता जो इस लाइफ में, इस जिंदगी में बहुत ही अहम मायने रखता है। हर पिता अपना जो भी करता है वो अपने बेटे के लिए करता है, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए करता है। वही बेटे का भी कुछ दायित्व होता है कि अपने पिता के द्वारा दिए गए संस्कार, उसके द्वारा दी गई सीख लेकर के ही आगे लाइफ में बढ़े, और इसी में उसका कल्याण भी होता है। जब बच्चा जन्म लेता है, जब बच्चा छोटा होता है, तो माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, और माँ और बाप बखूबी अपने बच्चों को पालन पोषण करने में, उनकी पढ़ाई लिखाई शिक्षा को लेकर के पूरा अपना जीवन दांव पर लगा देते हैं। वो अपने सुख दुख की परवाह नहीं करते अपनी औलाद के पीछे। और वहीं पर जब पिता या माँ जब बूढ़े हो जाते हैं तो उनका सहारा जो होता है वो अपने बेटे से होता है। तो इसी तरीके से आज जो मैं कहानी लेकर के चल रहा हूँ, एक बाप बेटे के संबंध से ही संबंधित कहानी है। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं वेदल यादव और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफर स्टोरीज। दोस्तों, राम कुमार नाम का एक व्यक्ति था और जो मध्यम वर्गीय परिवार से संबंधित था, जिसका अपना जो है बीच का परिवार था और एक छोटी मोटी जॉब जो कर रहा था, और वो जॉब चंडीगढ़ में कर रहा था। दोस्तों, राम कुमार के दो बेटे पैदा हुए क्रमशः। एक का नाम संजीव था, एक का नाम राजीव था। जो संजीव था वो बड़ा बेटा था और राजीव छोटा बेटा था। राम कुमार जी अपना चंडीगढ़ में रह करके एक कंपनी में जॉब कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों बच्चे जब बड़े होने लगे तो राम कुमार ने अपनी पत्नी से, जब पत्नी बच्चों को लेकर के अलग रहती थी, अपनी पत्नी से कह करके दोनों बच्चों का एडमिशन कराया और दोनों बच्चे पढ़ाई लिखाई में अपना मन लगाने लगे। धीरे धीरे होता क्या है कि संजीव जो छोटा बेटा था उसका पढ़ाई में मन कम लग रहा था, और वहीं पर राजीव अपनी पढ़ाई को मन लगा करके पूरा कर रहा था। और उसके बाद में संजीव थोड़ा सा और बड़ा हो जाता है तो माँ के हाथ बटाने में, माँ के साथ भी उस रह करके उसका हाथ बटाना पड़ता है। और उसके बाद में होता क्या, कुछ समय के बाद में राम कुमार अपनी सेवा से, अपनी नौकरी से सेवानिवृत्त हो जाते हैं, रिटायर्ड हो जाते हैं और वो घर पर आ जाते हैं। इसके बाद में संजीव जो होता है वो ज़्यादा नहीं पढ़ पाया था, मात्र इंटर हाई स्कूल ही कहूँगा। और वहीं पर राजीव पढ़ाई लिखाई करने के लिए इंटर के बाद में शहर में चला जाता है पढ़ने के लिए। और इधर संजीव अपने जो बड़ा बेटा था, चूँकि घर की जिम्मेदारियां भी होती हैं, और बड़ा बेटा जो अक्सर होता क्या है कि बड़ा बेटा इसी चक्कर में पिछड़ जाता है। चूँकि बड़ा बेटा जब होशियार होता है तो माँ बाप का इकलौता सहारा होता है, वो तो अपने बाप का हाथ बटाने के लिए, अपनी माँ का हाथ बटाने के लिए संजीव अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय देता है, जिसके चलते चलते उसकी जो है जिज्ञासा, उसका मन पढ़ाई लिखाई में कम लगने लगा। और वहीं पर राजीव जो है मन लगा करके पढ़ता रहा। कुछ समय के बाद में संजीव ने पढ़ाई छोड़ दी और वो खेती बाड़ी में अपना जो है काम करना शुरू हो जाता है। राम कुमार जी ने बहुत उससे कहा, बेटा पढ़ाई लिखाई कर लो, ज़िंदगी में बहुत काम आएगी। लेकिन चूँकि संजीव का मन जो है वो खेती बाड़ी में रम चुका था और संजीव अपना खेती बाड़ी में मन लगा रहा है। कुछ समय के बाद में दोनों के रिश्ता आते हैं और दोनों की शादियां हो जाती हैं। राम कुमार दोनों की शादियां करते हैं। चूँकि बड़ा बेटा जो संजीव था उसका रिश्ता ठीक घर से नहीं हो पाता है, उसकी पत्नी भी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी और ससुराल भी ज़्यादा अच्छे घर में नहीं थी। और उसके बाद में कुछ समय के बाद में इधर राजीव की पढ़ाई पूरी होती है। तो राजीव की पढ़ाई पूरी होने के बाद में वो अपने पिता से कहता है कि बाबूजी मुझे कुछ पैसे की ज़रूरत है, मैं शहर में रह करके अपना कोई बिजनेस खड़ा करना चाह रहा हूँ, जिसके लिए मुझे 10 लाख रुपए की ज़रूरत है। और राम कुमार अपने बेटा राजीव के लिए 10 लाख रुपए का अरेंजमेंट करके दे देते हैं और वहाँ पर एक अपना अच्छा खासा बिजनेस डाल लेता है। और उसके बाद में जब उसका रिश्ता आता है तो वो बहुत अच्छे परिवार से उसकी शादी होती है और धीरे धीरे दोनों की जीवन की जो गाड़ी है वो अपने रास्ते पर चल रही है। कालांतर कुछ समय के बाद में होता क्या है कि राजकुमार की जो हृदय आघात से, यानी हार्ट अटैक से मौत हो जाती है। राम कुमार की मौत के बाद में जो बड़ा बेटा संजीव है, उनके सब अच्छी तरह से रीति रिवाज निभाने के साथ में जो पैतृक संपत्ति, जो यानी पैतृक जमीन जायदाद थी, उसमें खेती करता है और यही उसकी दिनचर्या रह जाती है। वहीं पर राजीव शहर में रह करके अपना छोटा मोटा एक मकान बना लेता है और अपनी पत्नी बच्चों के साथ शहर में सेटल हो जाता है। इस बात को तकरीबन 1 साल गुजर जाती है। दोस्तों, 1 साल बाद की वाकया जो मैं बता रहा हूँ, 1 साल बाद संजीव के दरवाजे पर एक आकर के बहुत बड़ी गाड़ी रुकती है। जब एक बड़ी गाड़ी रुकती है तो उसमें से एक साहूकार टाइप का, यानी एक धनाढ्य व्यक्ति निकल करके आता है, जिसका व्यक्तित्व देख करके ही मालूम पड़ रहा था कोई बहुत बड़ा आदमी है। और वो आकर के पूछता है क्या राम कुमार जी का घर यही है?
संजीव से जब आमना सामना होता है, संजीव उसको बाइज्जत बैठालता है अपने पास और पूरी बातें होती हैं। तो जो वो व्यक्ति कहता है, बेटा राम कुमार जी के हिसाब से 2 बेटे थे, तो वो कहता है हाँ, छोटा भाई मेरा जो है शहर में सेटल हो गया है और मैं अपनी खेती बाड़ी करके अपना यहाँ पर जीवन यापन कर रहा हूँ। तो वो व्यक्ति कहता है, बेटा मुझे कुछ ऐसी बातें करनी थी आपसे कि आप ऐसा कीजिए, अपने छोटे भाई को भी बुला लीजिए और गांव के बड़े बुजुर्ग जो 2-4 सामर्थ्य लोग कहे जाते हैं, यानी परिवार जैसे क्या नाम है, गांव का प्रधान होता है या मुखिया होता है, ऐसे लोगों को, बड़े बुजुर्गों को बुला लीजिए। तो संजीव जो है राजीव को, छोटे भाई को कॉल करता है। पहले तो वो आने से मना करता है, लेकिन ज़्यादा कहने पर वो भी आ जाता है। चूँकि गांव और शहर की दूरी मात्र 10 से 12 किलोमीटर दूर की थी। अब दोनों भाई बैठे हुए हैं, वहीं पर उनकी माँ बैठी हुई है जो विधवा थी, राम कुमार जी की विधवा पत्नी, और गांव के भी लोग बैठे हुए थे। उसके बाद में वो व्यक्ति सभी लोगों का अभिवादन करता है, अपना परिचय बताता है और कहता है, आप लोगों को मैं अपने बारे में बता दूं कि जब राम कुमार चंडीगढ़ में जो है नौकरी कर रहे थे, उसी समय उनका दोस्त हुआ करता था। हमारी दोनों की अच्छी दोस्ती थी और राम कुमार जी ने मुझसे 3 बार में 20 लाख रुपया कर्जा लिया था। एक बार 5 लाख बेटे की शादी के लिए, दोबारा फिर 5 लाख रुपया थोड़ा मकान बनवाने के लिए, और 10 लाख रुपया लिया था। उन्होंने ये बताया था कि मैं अपने बच्चे की कोई जॉब लग रही है इसके लिए। तो 20 लाख रुपए का मेरा कर्जा था, जिसको जब मुझे सुनने को मिला कि राम कुमार जी खत्म हो गए, तो तुरंत मैंने आना उचित नहीं समझा। और अब 1 साल हो गई है तो मैं यहाँ पर चल करके आया हूँ और आप लोगों से मेरी गुजारिश है और दोनों बेटों से भी यही कह रहा हूँ कि मेरा जो दिया हुआ 20 लाख रुपया इनके पिताजी को जो दिया हुआ था, वो पैसा मुझे मेरा वापस मिल जाना चाहिए। दोस्तों, संजीव जब इस बात को सुनता है तो मायूस होकर के नीचे को गर्दन झुका लेता है और कुछ सोचने पर मजबूर हो जाता है। और वहीं पर राजीव एकदम से, जो छोटा बेटा था, वो लड़ने को तैयार हो जाता है और कहता है, माफ कीजिए ना, तो हमने आपको पहचाना ना ही, पिताजी ने कभी आपके बारे में इस तरीके की कोई जिक्र की थी। लेकिन वो व्यक्ति कहता है, हाँ बेटा, मैं ये जानता था तुम इस तरीके की बात जरूर करोगे, मेरे पास सारे साध्य मौजूद हैं और मैं बता रहा हूँ। तो जो कुछ एविडेंस उसके जो द्वारा दिखाए जाते हैं, जिनको देख करके लोग भी कहने लगते हैं कि हाँ, 10 लाख रुपया जॉब के लिए नहीं, उसके बिजनेस के लिए दिया था, ये बात ठीक है, और शादी में ली हो सकता है, बात ले ली होगी, यानी जो कुल मिलाकर के वो पुख्ता सबूत दिखा देता है। फिर क्या था बात, लोग कहते हैं भाई जो संजीव है उसको तो अपनी खेती बाड़ी से गुजर कर रहा है, इसकी जाति स्थिति भी ज़्यादा अच्छी नहीं है। राजीव जो है अच्छा खासा बिजनेसमैन है, सफल बिजनेसमैन है। तो राजीव की ओर जैसे ही लोग इंडिकेट करते हैं, इशारा करते हैं, तो राजीव एकदम से कहता है कि आपको एक बात बताना चाह रहा हूँ, जिसने आपसे कर्जा लिया था वो तो आज इस दुनिया में नहीं रहा, और आप यदि आप अपनी भलाई चाहते हैं तो यहाँ से चले जाइए, वरना आपके साथ कुछ बुरा हो सकता है। इस तरीके की जो धमकी जब सुनता है, वही वो व्यक्ति बड़े बेटे संजीव से कहता है, संजीव तुम्हारी क्या राय है? तो संजीव कहता है, सर माफ करें, जिस तरीके से आप जो बता रहे हैं ये तो हमें पक्का पता नहीं है, लेकिन जब आपने ये बात अपनी रखी है, जो आपने सबूत जो दिखाए हैं, उनसे हमें ये पता तो चल गया है कि आपके वास्तविकता में पिताजी की तरफ पैसा निकल रहे थे। और मेरी आपसे हाथ जोड़ करके एक दरख्वास्त है कि मुझे आप थोड़ा सा समय दीजिए, मैं आपकी एक एक पाई मैं चुकाऊंगा, अपने हिस्से की थोड़ी सी जमीन जायदाद बेचूंगा और उसके बाद में मेहनत मजदूरी करके आपका एक एक पैसा मैं चुका दूंगा। इतना सुनने के बाद में वो व्यक्ति उठ करके खड़ा हो जाता है और एकदम से कहता है, ताली पीट करके वो कहने लगता है कि मैं यही देखना चाहता था कि वास्तव में उस पैसे का हकदार कौन है। जब एकदम से ये बात वो व्यक्ति कहता है तो वहां पर बैठे हुए सभी लोग ही नहीं बल्कि राजीव भी चौंक जाता है और कहने लगता है कि आपकी बात हमारी कुछ समझ में नहीं आ रही है। तभी वो व्यक्ति कहता है कि राम कुमार जी और मैं चंडीगढ़ में जहाँ पर जॉब कर रहे थे, वहां पर हमने शेयर मार्केट में कुछ पैसा लगाया था, और शेयर मार्केटिंग में पैसा लगाने के बाद में हम दोनों मित्रों में बहुत करीब मित्रता थी, जिसके अकॉर्डिंग हमें एक नियम शर्त हुई थी कि यदि मैं पहले लाइफ में मर जाता हूं या पहले राम कुमार जी की मौत हो जाती है तो नियम शर्तों के मुताबिक वो पैसा उस परिवार की आर्थिक सहायता के लिए मुझे देना है। वहीं पर राम कुमार जी ने मुझसे एक बात ये और कही थी कि यदि मेरी मौत हो जाती है किसी तरह से, तो आप जब मेरे घर पर जाएंगे, मेरे 2 बेटे हैं, तो आपको लायक और नालायक का ये फर्क देखना पड़ेगा। और होता भी अक्सर ये है कि घर में 1-2 बच्चे, अगर 2 बेटे या 3 बेटे हैं तो 1-2 उनमें ऐसा निकल आता है, कोई शराब का आदी होता है, कोई जुआ में जो पूरी प्रॉपर्टी को दांव पर लगा देता है। दोस्तों, तो राम कुमार भी ये नहीं चाहते थे कि मेरा बेटा अगर कोई गलत निकला है तो उसके चलते जो है वो पूरी जो मेरा अर्जित किया हुआ जो जमा पूंजी है वो भी उसको वैसे बहा दे। तो कुल मिलाकर के वो कहता है कि उस शेयर मार्केटिंग के बदले 20 लाख रुपए, जो अब उसका समय पूरा हो गया और जब मैंने उसको छुड़ाया तो 20 लाख रुपए लेकर के आया हूँ। मैं यही देखना चाह रहा था कि राम कुमार जी का कौन सा बेटा उनसे वास्तविकता में प्यार करता है और सच्चाई क्या है। तो मेरे जो मानक पर जो मैं परीक्षा ले रहा था उसके मानक पर
उनका बड़ा बेटा जो संजीव है इसके लायक निकला है, और वहीं राजीव तुम नालायक निकले हो, इसलिए ये पूरा पैसा संजीव का बनता है। दोस्तों, राजीव के पास कहने के लिए कोई शब्द नहीं था और गर्दन शर्म की वजह से नीचे झुका लेता है, और वहीं पर जो गांव के परिवार के जो लोग बैठे थे वो तालियां पीटना शुरू हो जाते हैं। और इसके बाद में वो अपने ड्राइवर से कह करके वो ब्रीफकेस मंगाता है जिसके अंदर 20 लाख रुपए की रकम रखी हुई थी, और 20 लाख रुपए ला करके संजीव के हैंड ओवर कर दिए जाते हैं। तो संजीव कहता है नहीं, इसमें छोटे भाई का भी हक है, चूंकि चाहे जैसा भी है वो मेरा छोटा भाई है। लेकिन सभी लोग मिलकर के इस बात को कहते हैं नहीं, इस पैसे के असली हकदार तुम हो, चूंकि तुमने बिना सोचे समझे अपनी इस कंडीशन में भी चलते हुए और अपने पिता का कर्ज अदा करने के लिए अपने आप को मना नहीं किया, अपने आप को सोच विचार के बगैर ही आपने अपने पिताजी का पूरा कर्जा अदा करने के लिए कह दिया था, इसलिए इस पैसे के असली हकदार तुम हो। और इसी के साथ वो पैसा संजीव एक्सेप्ट कर लेता है और यहीं पर ये कहानी खत्म होती है। तो दोस्तों, इस कहानी को आप तक पहुंचाने के पीछे मेरा मकसद सिर्फ यही था कि पिता होता है। जब हम पिता की प्रॉपर्टी को लेने के हकदार होते हैं, वारिश हैं, तो क्यों ना पिता के साथ अगर इस तरीके की कोई जिंदगी में परेशानी हुई है, इस तरीके का तो ऐसा कोई वाकया हुआ है, तो उनके अगर हमें उनके सुकर्मों से, अगर उनकी प्रॉपर्टी से अगर हमें मतलब रहा है या हम उसके वारिस हैं, तो पिता के सामने जो मुसीबतें आई हैं उनके लिए भी हम सहर्ष स्वीकार करें और जीते जी ही नहीं बल्कि मरने के बाद भी उनकी इच्छाओं को पूर्ति करें। मिलता हूं एक नई वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहें मेरा यूट्यूब चैनल सच का सफर स्टोरीज। और यदि ये वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना न भूलें। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।